जी, सप्ताह भर हम लोग इस पे खूब चर्चा कर चुके हैं। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है इस चर्चा में। आपकी पहली प्रतिक्रिया? आप पूछ रहे हैं कि ये जो बिल पास हुआ इस पर प्रतिक्रिया आप चाहते हैं? जी, इस पे और इसके आगे बहुत सारी तस्वीरें आप तक हैं ऑलरेडी। जिस देखिए, जो बिल पास हुआ उसको मैं जिस नजरिए से देखता हूँ वो एक अलग नजरिया है कि बिल जो पास हुआ उसमें लोकसभा में उसके पक्ष में 232 सांसद थे और उनके विरोध में जो जो लोकसभा में जो बिल पास हुआ उसके पक्ष में 286 थे सांसद। और जो 288? विरोध में और जी, 286 थे और 288 थे और 232 थे इधर विपक्ष पे। अच्छा, जी 288 आप मान लीजिए। जी तो जो फर्क था वो 56 सीटों का था, 56 सदस्यों का। 232 सांसदों का विरोध होना बहुत बड़ी घटना है। मैं इसको बिल का पास होना नहीं मानता हूं। मैं सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी मानता हूं कि देश के 232 सांसद, सभी पार्टियों के, कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस के तो बहुत कम है, 99 है, वो मुसलमानों के पक्ष में या संविधान के पक्ष में या सरकार के खिलाफ या सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए खड़े हैं। और वो सरकार को आसानी से बिल नहीं पास करने दे रहे हैं। आपने देखा कि जैसे बहस हुई है, ये तो लोकसभा का है राजीव जी। राज्यसभा में 128 सांसदों का समर्थन बिल को मिला और उसके खिलाफ 95 सांसद थे। मतलब डिफरेंस जो था वो सिर्फ 33 सांसदों का था। आप क्या समझते हैं? आपने जैसे अगर ये देखें कि AIADMK, अन्ना द्रमुक, उसके साथ बीजेपी तमिलनाडु में चुनाव समझौता करने जा रही है और AIADMK की मांग पर अपने स्टेट प्रेसिडेंट को हटा रही है वहां से। उसके सांसदों ने वक्फ बिल के खिलाफ वोट डाला। BRS के सांसदों ने खिलाफ वोट डाला, भारत राष्ट्र समिति के। जी YSR कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खिलाफ वोट डाला राज्यसभा में। बीजू जनता दल में विभाजन हो गया इसको लेकर। 2 सांसदों ने विरोध में डाला, 5 ने पक्ष में डाला। मैं इसको एक अलग एंगल से देख रहा हूं। ये जो बिल जो पास हुआ है उसको अलग एंगल से देख रहा हूं। अगर आप इंडिया ब्लॉक की टोटल स्ट्रेंथ देखें राज्यसभा में 81 की है जी और जो बिल के विरोध में लोग आए हैं वो 95 आए। ये जो 14 लोग आए ये कौन है? तो ये जो सरकार है ये बुरी तरह इस चीज को लेकर डरी हुई है कि क्या इतने सारे सांसद बिल के विरोध में संसद में खड़े हो सकते हैं। कि बिल आसानी से पास नहीं होना इस चीज का संकेत है कि जो राहुल गांधी ने लगातार कहते रहे कि सरकार के इरादे क्या हैं। तो ये राहुल गांधी का जो स्टैंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि स्टैंड विंडिकेटेड, जी वो है चीज कि एक तमिलनाडु और TMC के कुछ सांसद 2 या 3 अनुपस्थित थे तो उनसे पूछताछ की जाएगी, क्या की जा रही है कि आप अनुपस्थित क्यों थे।
विरोध में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जी इस समय बड़ा कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है ममता का सरकार से। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब से 25,000 टीचर्स की नियुक्तियों को रद्द किया गया है, वो बढ़ने वाला है। आप इसको ऐसे मानिए कि ममता बनर्जी जो अटैक कर रही हैं, कभी आपने नोटिस किया हो तो, मैं तो कर रहा हूं लगातार, जी वो लगातार सीपीएम और बीजेपी पर कर रही हैं, कांग्रेस का नाम नहीं लेती हैं। अगर आप ये ताजा बयान भी अगर देखें उनके हाल के, ये टीचर्स वाले मामले में भी देखें और चीजों में भी देखें, तो उनका आरोप ये कि बीजेपी और सीपीएम ये सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि एक नया इंडिया ब्लॉक जो दिख रहा है, नीतीश कुमार के कमजोर होने के बाद, अरविंद केजरीवाल जो विघ्न संतोषी थे उनकी समाप्ति के बाद, और स्टालिन ने जो कहा है कि वो तो किसी हालत में, मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले लोगों में स्टालिन सबसे पहले हैं, उनकी पार्टी सबसे पहले। तो ये एक नया कॉन्फ्रंटेशन वक्त को लेकर बन रहा है। और मैंने भी वो जो खबर है ऑर्गेनाइजर वाली, उसको देखा था, ट्विटर पे देखा था मैंने, उसका पूरी खबर देखी थी। जेएस यादव, जेपी यादव का ट्वीट है वो, जेएस यादव का, और बताया है उन्होंने कि ये जो इनका एजेंडा क्या है पूरा जो है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ राजीव जी, जी वो भी एक अलग बात है। हम उस एंगल पर अभी गए नहीं है कि ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो तनाव है, ये उसका परिणाम है कि आरएसएस ने क्रिश्चियन मिशनरीज का मुद्दा उठाया है। मोदी सरकार जो है वो केरल के ईसाइयों के साथ, मतलब कैथोलिक चर्च जो है वो सबसे ज्यादा केरल में पावरफुल है, और सबसे ज्यादा जमीनें केरल में हैं इन लोगों के पास। और केरल के ईसाइयों ने ही मोदी सरकार का समर्थन किया है, केवल वक्त पे मामले में नहीं किया, हर तरह के मामले में किया है। और मोदी सरकार को चर्च का वहां सपोर्ट चाहिए चुनाव में अगले साल। तो ये जो संघ ने कहा है, ये असल में मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि एक शॉक हो सकता है कि ये संघ ने इतने बड़े कैथोलिक समुदाय को नाराज कर दिया, जिसके पोप से मिलके, गले मिलके हमारे विश्व गुरु आए इटली में, रोम में। ये मामला चर्च की जमीन का नहीं है, ये मामला मतलब हो सकता है, मैं तो अपने अनुमानों के आधार पर कहता हूं कि आप थोड़ा सोचिए राजीव जी कि वक्फ का बिल अभी पास हुआ है जी, अभी उस पर हस्ताक्षर होना बाकी है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है। इस बीच में आरएसएस को क्या पड़ी कि उसने ये कैथोलिक चर्च का मामला क्यों छेड़ दिया? अगर वो मोदी जी के समर्थन में खड़ी है या संघ खड़ा है बीजेपी के समर्थन में, तो एक पूरे ईसाई समुदाय को खड़ा करके मुसलमानों के साथ जोड़ने की क्यों कोशिश करना चाहिए? और उस खबर में जो लिखा है कि इसके बाद आदिवासियों की जमीन, तो आप सोचिए जरा कि संघ क्या चाहेगा कि मुसलमान, ईसाई, आदिवासी सब सरकार के खिलाफ हो जाए? आप मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है कि संघ कोशिश कर रहा है कि ये सारे के सारे
ये जो लोग हैं उनको वार्न कर रहा है कि भैया ये जो बीजेपी सरकार है तुम्हारी भी जमीन ले सकती है। तो जो पितृ संस्था है बीजेपी की, वो बीजेपी के प्रति या बीजेपी सरकार के प्रति लोगों को आगाह कर रही है। आपने कभी सुना है ऐसा? आप तो ये सोचिए ना, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आप इस एंगल पर जाइए कि भैया ये अभी कैसा टाइमिंग था आपका कि आपने इस समय क्यों ये बात छेड़ी कि हम कैथोलिक चर्च से जमीन ले सकते हैं या लेना चाहिए। आप क्यों इंस्टिगेट कर रहे हो कैथोलिक चर्च को हमारे खिलाफ, और खासकर तब जबकि हम श्रीलंका में बैठे हुए हैं। मैं इसमें जो राजीव जी जो नई चीजें देख रहा था ना, वो थोड़ा सा ये एक जो नया, मतलब मैं समाप्त करता हूं जी। कि एक नया पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा। ये जो छोटे छोटे दल हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ये आरएलडी विद्रोह चल रहा है जयंत चौधरी के खिलाफ, जेडीयू टूट चुका है। मैं अपनी पिछली बातचीत में जैसा मैंने जी जिक्र किया था कि नीतीश कुमार तो कहीं है नहीं, खत्म हो चुके हैं, मैक्सिमम बीजेपी की तरफ आ चुके हैं, आप बता रहे थे। हाँ हाँ आ चुके हैं। लल्लन सिंह ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड को, वक्फ बिल को लेकर, मतलब बीजेपी के लोगों से ज्यादा ऊंची आवाज में लल्लन सिंह ने उसको डिफेंड किया। और नीतीश बाबू की जगह मोदी जी का जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो आप सोचिए कि जेडीयू तो समाप्त हो चुका है। वो एक फिल्म आई थी, अगर ये राकेश पाठक तो ऐसी चीजें बड़ी याद करते हैं, जाने भी दो यारों जी। उसमें वो उसका एक पुतला लेके चलते हैं ना, वो पूरे टाइम घुमाते रहते हैं उसका शाह का, है वो भी ईसाई रहता है, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो वो डेड रहता है पर उसको जिंदा बताने के लिए उसको चलाते हैं वो लोग। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं जी। सही कह रहा हूँ जी बिल्कुल। वो उनको स्टेज पे भी ले आते हैं। तो नीतीश बाबू को बीजेपी ऐसे ही घुमा रही है कि वो है नहीं पर उनको मंच पर पेश कर रही है, चुनाव तक उनको रखेगी, उसके बाद पूरी जेडीयू को ताबूत में डाल के उसी ब्रिज के नीचे डाल देगी ताबूत को, जहां से उसको वो जो भी सज्जन है, डिमेलो या क्या नाम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनको वो निकाल के सड़क पे खड़े खड़े लाते हैं। ये जो मुझे फिल्मों का ज्यादा ध्यान नहीं रहता, पर ये मुझे कई बार स्ट्राइक करता है जी। बहुत क्लासिक फिल्म है वो। हाँ, ये क्लासिक कि हम कैसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मरे हुए लोगों को भी जिंदा रखते हैं, ये चीज जो है। तो इसलिए ये आप जो जेडीयू का कह रहे हैं, आप देखिए चिराग पासवान कैसे मुसलमानों को आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं। आप देखना कि चिराग पासवान आप लोगों के लिए, ये सब घबराए हुए हैं। बीजेपी ने एक झाड़ू से सबको समाप्त कर दिया है। चिराग पासवान, अब बताइए पारस जो हैं वो बने क्यों हुए हैं बीजेपी में? मंत्री है ना वो तो, कि नहीं है? नहीं, मंत्री नहीं है। अच्छा, नहीं है। कुछ होंगे तो वो हैं क्यों बीजेपी में, है ना वो अभी कि नहीं है बीजेपी में? पारस, पशुपति पारस, चाचा पशुपति पारस हैं तो एनडीए में, लेकिन कुछ है नहीं उनके पास। अच्छा, चलिए। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी में क्यों हो भैया आप? जब आप कह रहे हो कि एलजेपी का विभाजन हो जाएगा तो आप बीजेपी में क्यों खड़े हुए हो? ये सब खत्म होने वाला है। बिहार चुनाव में ये सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नए किस्म का पोलराइजेशन, और ये आरएसएस का बहुत जबरदस्त दबाव, इसको मानिए। ये जो ऑर्गेनाइजर वाली चीज है, इसको बीजेपी के अध्यक्ष पद से जोड़कर देखिए राजीव जी, क्या बिल्कुल इनका अध्यक्ष पद का मामला सुलझा नहीं है। नागपुर यात्रा
मतलब संतरे बाजार में आ गए हैं पर अध्यक्ष नहीं आया बीजेपी का अभी बाजार में। नागपुर के संतरे बिक रहे हैं पर बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बिक रहा है। तो इसलिए बहुत तनावपूर्ण स्थिति है ये। बहुत सोच समझ के ऑर्गेनाइजर ने इसको पहले डाला, ऑल इंडिया की खबर बनवा दिया, सोशल मीडिया पर आ गया, फिर धीरे से उसको वेबसाइट से विड्रॉ कर लिया। दोनों काम हो गए जी। राहुल गांधी का ट्वीट के बाद करना पड़ा है सर। नहीं, वो तो ट्वीट तो ठीक है। राहुल गांधी तो था, क्या ट्वीट है, वो तो जो रिएक्शन हो रही है वो जबरदस्त हो रही है। बिल्कुल। राहुल गांधी और संघ भी मिले हुए हैं आपस में मोदी के खिलाफ, ये भी मान के चलिए। क्या फायदा हो सकता है, थोड़ा सा चाहता हूं कि हम लोग भी समझें, हमारे दर्शक साथी भी समझें कि आखिर रात को सुबह, मतलब दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक संसद लगाकर और इस बिल को पास कराकर क्या बीजेपी को यहां फायदा होने जा रहा है? बहुत जबरदस्त नुकसान होगा राजीव जी। इसके 2 जगह नुकसान होंगे। देखिए, सबसे बड़े नुकसान 3 जगह होंगे या 4 जगह होंगे। सबसे बड़ा नुकसान बिहार में होगा। बिहार में जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वो करीबन 2 करोड़ के करीब है। टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ है, उसमें 1.25 करोड़, 1.5 से 1.25 करोड़ या 2 करोड़ के करीब मुस्लिम है। और कई जिलों में वो उनका प्रभाव होता है। अगर आपको याद हो कि 2020 के चुनाव में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जी, भागवत ने जब कुछ इलाकों में मतदान होने वाला था, उसके ठीक पहले वहां कुछ सभाओं में जाके आरक्षण के विरोध में कुछ बोल दिया था पब्लिकली। 15 का चुनाव था शायद जी, 15 का, 2015 का चुनाव था जी। चुनाव था, 15 का चुनाव रहा, क्योंकि पूरी बीजेपी हार गई वहां बुरी तरह। ये जो आरएसएस ने किया है, पता नहीं कितना टाइम है आपके पास। प्लीज जी, बिल्कुल समय है, आप प्लीज अपनी बात रखिए जी। मुसलमानों का पूरा वोट वक्त के कारण, और आरएसएस ने ये जो मुखपत्र ने जो किया है उसके कारण बिहार में और केरल में जबरदस्त तरीके से, और तमिलनाडु में और बंगाल में ये वक्त के कारण, और ये जो आरएसएस का मुखपत्र है इसने जो कहा है उसके कारण बहुत नुकसान हुआ। अब मैं आपको दूसरी बात कहूं, आरएसएस का मुख्य काम है नॉर्थ ईस्ट में, राजीव जी, मतलब वहीं से शुरू किया था इन्होंने काम करना। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की अभी बेंगलोर में बैठक हुई, उसमें खुले तौर पर इस चीज पर चिंता व्यक्त की गई कि मणिपुर का मामला शांत नहीं हो रहा है, नहीं किया गया। और उसमें यह कहा गया है कि संघ अपना काम करता रहेगा। अब इसको मणिपुर से क्या लेना देना मैं आपको बता। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा चर्च जली हैं पूरे भारत में, मणिपुर प्रकरण। और नॉर्थ ईस्ट की जो चर्च हैं वो मोदी शासन के बुरी तरह खिलाफ हैं, और केरल की जो चर्चें हैं वो सरकार के पूरी तरह पक्ष में हैं। तो अब हुआ क्या कि संघ ने क्या किया
कि नॉर्थ ईस्ट की चर्चों को तो खुश कर दिया और केरल की चर्चों को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनें केरल में हैं चर्चों के पास। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ईसाई समुदाय है वहां केरल में, वो बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा। आप जिसको पादरियों ने अपने मतलब बीजेपी के पक्ष में किया, वक्त का समर्थन करके मोदी जी के साथ मीटिंग करके दिल्ली में केरल जी। के का डेलीगेशन मोदी जी से मिला है दिल्ली। ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को जो अब हो रहे हैं उसमें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो पूरी लड़ाई है ये संघ और बीजेपी की लड़ाई है। आप पाएंगे कि इसके जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलेंगी, आसानी से नहीं खुलेंगी। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद चीजें कैसी होती हैं वो देखिए। पहली चीज है। दूसरी चीज राजीव जी है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार घोषणा कर दे ना कि हमारा कोई इरादा नहीं है ईसाई जमीनों को के संबंध में। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है, 7 करोड़ हेक्टेयर का मतलब मालूम है ना आपको? 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के करीब जमीन होती है जी। मतलब 14-15 करोड़ हेक्टेयर जमीन। इसमें अधिकतर जमीनें खरीदी हुई हैं चर्चों के द्वारा, आदिवासियों से और तमाम लोगों से खरीदी हुई। इसमें ब्रिटिश शासनकाल की बहुत कम है। वो है जैसे आपको पोर्चुगीज के जमाने की वो गोवा में मिल जाएंगी, या फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच इन्फ्लुएंस जब रहा तो पौंडुचेरी में मिल जाएगी, या आपको केरल में मिल जाएगी। पर बेसिकली इन लोगों ने खरीदी है क्योंकि पैसा बहुत है। उस समय काफी पैसा कन्वर्शन के लिए रोम से आता था जी। फिर वो एक बहस अलग हो जाए। बहुत बड़ा ये नुकसान संघ ने कर दिया है और वापस भी घुस गया अपने बिल में कि हमने कर दिया, अब तुम भुगतो। मेरा एक ही कहना है कि अमित शाह कह दे खुले आकर कि ये भ्रम है, गलत है, हमारे यहाँ ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हमको वक्त के बाद हम आदिवासियों की या कैथोलिक चर्च की या किसी की भी जमीन लेंगे। बोलते हैं सर, वो नहीं बोलेंगे। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, ये तो मैंने कहा संघ ने कैसी 12 बजे, आपका मंत्री कैसे बजाता है 12। ये देखिए, आपकी पीयूष गोयल भाषण देते हैं एक जगह, वो ये कहते हैं कि जो चाइनीज स्टार्टअप्स हैं चाइना के, वो सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो फैंसी आइसक्रीम बना रहे हैं और कुकीज बना रहे हैं। इंडिया के सारे स्टार्टअप्स की उन्होंने 12 बजा दी। अब आप सोचिए जरा, इस पर कभी बहस कीजिएगा। प्रधानमंत्री के ने जो स्पीचेस में स्टार्टअप्स को लेकर जो बोस्ट किया विदेशों में और हमारे यहाँ, वो दिखाइएगा उनकी बाइट्स कि हमने इतने, हमारे यहाँ इतने स्टार्ट। तो आपने प्रधानमंत्री की 12 बजा दी। दूसरा ये कि आपने एक्सपोज कर दिया अपनी सरकार को कि हम साले क्या कर रहे हैं, चीन से मुकाबला करना चाहते हैं, चीन की जीडीपी को पार करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो स्टार्टअप है जिसकी फंडिंग हम कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वो कुकीज बनाने के लिए कर रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार में कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन है
कि जो केंद्र का मंत्री है, नंबर 3 का या 4 का या 5वें नंबर का, उसको पता ही नहीं है कि वो मजाक उड़ा रहा है मोदी जी की। वो मजाक उड़ा रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, वो मजाक उड़ा रहा है अपने स्टार्टअप्स की। और गोयल के कहने पर इतने भिड़ गए हैं सारे के सारे लोग। आप सोशल मीडिया पर जाइए, पीयूष गोयल के खिलाफ इतना सोशल मीडिया में चल रहा है। आप इस पूरी चीज को उठाकर इस तरह देखिए राजीव जी, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हर तरफ से। और मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने कहा, अमित शाह तुम संभालो, मैं तो चला। ये जब सब तमाशा चल रहा है तब मोदी जी या तो थाईलैंड में होते हैं या लंका में होते हैं, और यहाँ लंका लग रही है बीजेपी की। मतलब यहाँ लंका दहन हो रहा है और बीजेपी श्रीलंका में डिनर ले रहे हैं। तो बहुत, ये आपने जो पूछा कि इसका क्या असर होगा, इसका नहीं, कई चीजों का भयानक असर होगा और हो रहा है। मतलब होगा नहीं, हो रहा है जी। इतना जबरदस्त विरोध वक्फ विधेयक का संसद में, और विपक्ष को इतने वोट मिलना जितने इंडिया ब्लॉक में है नहीं उससे ज्यादा मिलना। आप सोचिए ना क्या बताता है कि उधर कोई इंडिया ब्लॉक को लेकर जो इतनी बातें हैं, और किन लोगों ने विरोध किया। सारे के सारे तो खड़े होकर विरोध कर रहे थे जी। और राज्यसभा में आपने देख लिया, बीआरएस, वाईएसआरपी, बीजेडी हैं जी बिल्कुल, सभी के सभी खड़े हो गए। तो ये कोई मुसलमानों के खिलाफ पक्ष में तो खड़े नहीं हुए, ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं हुए, ये सरकार के विरोध में खड़े हुए। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा डर है ये जो हुआ। तो ये संभाल नहीं पाएंगे इस चीज को। बिल्कुल। आप कहां संभालेंगी जरा बताइए ना मुझे। आप, एक आखिरी बात कह रहा हूं, तो प्रशांत जी तो खैर डिटेल में बता सकते हैं। ये टैरिफ को लेकर जो चीन ने जवाब दिया है मोदी जी को, हिल गए ट्रंप। और ट्रंप ने अपने देश की जनता से जो अभी लेटेस्ट कहा है, 5 मिनट पहले जो ट्वीट आया है सामने, वो घबरा गए। पूरी की पूरी जनता से कहा है कि ये जो अभी इन्फ्लेशन और ये स्टॉक्स और ये तमाम चीजें चल रही, जरा कृपया इस पे अपने आप को वो करें। तो बहुत कुछ चल रहा है राजीव जी, और आपकी डिबेट के लिए बहुत मसाला मिल रहा है आपको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिनों से ऐसे भी सूखा पड़ा था बातें कुछ चाहिए, मसाला